Assalamualaikum. I am Sumbar Shahzad. Today's topic is salient features of Indian Constitution. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के salient features कुछ इस तरह हैं, बहुत सारे हैं, और क्योंकि बहुत लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है इसलिए बहुत सारे हैं. सबसे पहले इसका एक प्रियम्बल है. देन ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, दुनिया का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है, रिजिड और फ्लेक्सिबिलिटी का मिक्सचर है, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज प्रोवाइड करता है, डायरेक्टिव्स प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी है, इसके अंदर सेकुलर और डेमोक्रेटिक इन नेचर है. ठीक है, कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है कि सेकुलर डेमोक्रेटिक है. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, स्टेट फेडरेशन है, और जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट मौजूद है. नेशनल लैंग्वेज जो है इनकी भी मेंशन हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो क्या है वो भी देख लेंगे. सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है. तो डिटेल स्टडी करते हैं. सबसे पहले क्या बात की है कि इंडिया का एक प्रियम्बल है. जैसे पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ना, तो इनकी भी समझ लें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है जो कि नेहरू ने दी थी. यहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे उन्होंने दी थी, वहां उनके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने दी थी. ठीक है, ये प्रियम्बल, हमारा तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थोड़ी सी लंबी थी. ये प्रियम्बल जो है ना एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट थी जो ये बताती थी कि इंडिया जो है वो अपनी नेचर में सेकुलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा, ठीक है, और सॉवरन सोशल रिपब्लिक स्टेट होगी जिसके मेन ऑब्जेक्टिव्स होंगे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए ऐड करने पे जोर दिया था नेहरू ने या कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, क्योंकि उनको ये पता था कि इंडिया एक डाइवर्स जो है ना वो नेशंस की कंट्री होने लगी है, और अगर ये चीजें वो ऐड नहीं करेंगे ना तो बहुत ज्यादा मसले होने शुरू हो जाएंगे. और शुरू में वो देख भी चुके थे, जैसे पाकिस्तान बनने से पहले बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम फसादात होते रहे हैं. ठीक है, तो इस तरह से उसे एक सेकुलर स्टेट मेंशन करना बहुत ज्यादा अहम हो गया था, तो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज को मेंशन किया भी. जस्टिस और इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, मतलब तमाम सिटीजन इक्वल हैं, सबको जस्टिस मिलेगा, सब अपने अपने दायराकार में लिबर्टी उनको दी जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करेगा, और भाईचारे से सब रहेंगे, चाहे जितनी भी नेशंस हैं, चाहे किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, सब भाईचारे से रहेंगे. अच्छा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. यू ऑल नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि एक वक्त में पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन करके लेजिस्लेचर से पास करवाया हो. तो ऐसा ही हुआ है. इस कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज ऑफ इंडिया भी मौजूद है, तमाम तरह की प्रोविजन मौजूद है. ठीक है, जो भी इंडियन स्टेट को चलाने के लिए जरूरी थी. तो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे इस कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन करने में. ठीक है, और लेजिस्लेचर ने इसको इस दौरान में पूरा किया है और इनेक्ट कर दिया. ठीक है, इसके बाद क्या फीचर हमारे पास कि ये लेंथियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है. ठीक है, सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया का. इसमें कितने आर्टिकल्स हैं? 448 आर्टिकल्स हैं, 12 स्केड्यूल्स हैं. ठीक है, इससे पहले भी जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना उसके कितने आर्टिकल्स थे? 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 स्केड्यूल्स थे. मतलब वो भी बहुत लंबा था, लेकिन जो नया इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन किया वो इससे भी ज्यादा लंबा था. ठीक है, ये लंबा क्यों है, इसके पीछे क्या वजह है? तो पहली चीज तो ये कि इंडिया एक डाइवर्स नेशंस की स्टेट है. वहाँ बहुत सारे कल्चर्स, लैंग्वेजेस, रेसेस, इस तरह के मतलब चीजें बसती हैं. तो हर सेक्टर को इन्होंने डील करना था, और हर सेक्टर को डील करने के लिए, सोसाइटी के हर एक तबके को डील करने के लिए उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस ऐड की, जिसकी वजह से लंबा हो गया. दूसरी बात, इंडिया ने ना, जब पाकिस्तान और इंडिया बनने से पहले इंडियन एक्ट 1935 चल रहा था, वो खुद एक बहुत लंबा डॉक्यूमेंट था, और इन्होंने उस मतलब उसे एज अ पेरेंट डॉक्यूमेंट यूज किया और फिर उसी से अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. तो ये बहुत लंबा हो गया कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तीसरा क्या है कि कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि मिजोरम है, असम है, नागालैंड है. आपको पता है कि ये बहुत छोटी सी पट्टी से गुजर के ना जो है वो चाइना वाली साइड पे लगता है इलाका सारा. ठीक है, और ये इस इलाके के जो लोग हैं ना बहुत ज्यादा जो हैं वो चाइनीज नेशन से बिलोंग करते हैं, मतलब उनसे मिलते जुलते लोग हैं. इनका बहुत यूनिक सा कल्चर है, बहुत डिफरेंट है मेनलैंड से. तो इन सब स्टेट्स के लिए भी इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस ऐड की, इसकी वजह से भी ये लंबा हो गया. फिर कुछ प्रोविजंस इसलिए भी ऐड की कि कुछ स्केड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, कुछ स्केड्यूल्ड कास्ट्स हैं, उनकी अपलिफ्ट करनी थी. तो कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी भी प्रोविजंस ऐड करनी थी, जिसकी वजह से ये कॉन्स्टिट्यूशन लंबा हो गया.
ठीक है, तो ये रीजन है कि इंडिया दुनिया का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है, तो ये सारी बातें। ठीक है, इसके बाद क्या है, मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना तो बहुत ज्यादा रिजिड है और ना ही बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, बल्कि रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का एक ब्लेंड है। ठीक है, कैसे? पहली बात तो ये कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ना कुछ ऐसे फीचर्स हैं, कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि बहुत आसानी से अमेंड हो जाती हैं, सिंपल मेजोरिटी चाहिए और अमेंड हो जाएंगी। और कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको अमेंड करने के लिए बहुत ज्यादा जो है ना मेजोरिटी चाहिए, और उनके लिए कुछ शराइत का होना जरूरी है। तो वो बहुत डिफिकल्ट है प्रोविजंस को समझ लें कि अमेंड करना। जैसे टर्किश कॉन्स्टिट्यूशन में है ना कि कुछ प्रोविजंस है वो आराम से अमेंड हो सकती हैं, और कुछ कॉन्स्टिट्यूशन है उन वो जो है वो चेंज की ही नहीं जा सकती। ठीक है, तो ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में भी ना यही बात है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स हैं वो आराम से अमेंड हो जाएंगे, और कुछ के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, और फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ना समझ लें कि ये जो तब्दीली लानी है, जिन प्रोविजंस को मतलब आप समझ लें कि चेंज करना है, उनके लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस का सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है अमेंडमेंट लाने से पहले, जिसकी वजह से ये रिजिड हो जाता है। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी का एक मिक्सचर है। अच्छा, फिर क्या है, नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट है फंडामेंटल राइट्स का। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल जो है 14 से लेके 32 तक, अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े ना तो आप यू विल बी अमेज्ड कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इतना अच्छा उन्होंने डिजाइन किया कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, लेकिन उनकी गवर्नमेंट अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रही है हर तरह से, वहां के लोग हर तरह से उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहे हैं। पार्ट 3 है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का जो डील करता है फंडामेंटल राइट्स से, उस पार्ट 3 में 14 से लेके 32 आर्टिकल तक सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स मौजूद हैं। ठीक है, और इन 14 से लेके 32 में कुछ सब आर्टिकल्स भी मौजूद है, जिनमें यह भी है कि अगर कोई इंसान आपको आपके राइट्स को सस्पेंड कर रहा है तो आप उसके खिलाफ जो है कोर्ट में केस भी कर सकते हो। ठीक है, कुछ राइट्स जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिए गए हैं कि सब इक्वल हैं, सबको फ्रीडम का हक हासिल है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी किसी भी ग्राउंड पे, चाहे वो सिख है, मुसलमान, हिंदू, जो भी है, सब के सब इक्वल हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी किसी भी ग्राउंड पे, नीदर फॉर ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्स और कल्चर, लैंग्वेज, कास्ट, क्रीड, नेशनलिटी, किसी भी बेस पे नहीं। ठीक है, स्टेट डिफरेंट होने में भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। फिर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सस्पेंशन ऑफ द राइट्स, कि आपको जो राइट्स मिले हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो राइट्स दिए हैं उनको सस्पेंड नहीं कर सकता कोई भी इंसान, और उस इंसान को ये हक देता है कॉन्स्टिट्यूशन कि वो अदालत का दरवाजा खटखटाए और उससे अदालत इंसाफ दे अगर कोई किसी के राइट्स को सस्पेंड कर रहा है। ठीक है, फिर फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि हर कोई अपने अपने मजहब पर कारबंद रह सकता है, चाहे वो मुसलमान है, जैन है, शंतु मत, हिंदू मत और जरतश्त के मानने वाले हैं, बुद्धा के मानने वाले हैं, सब अपने अपने रिलीजन को फॉलो करेंगे। ठीक है, राइट टू हैव प्रॉपर्टी, अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो जो है मतलब आप प्रॉपर्टी रख सकते हो, आप इंडिया में रहते हुए प्रॉपर्टी रख सकते हो, ये इसका राइट दे रहा है आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी आपसे प्रॉपर्टी नहीं छीन सकता गवर्नमेंट का बंदा। तो ये कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। इवन के माइनॉरिटीज को ये राइट्स तक दिए गए हैं कि वो अपनी आइडेंटिटी को प्रिजर्व रखें, अपने कल्चर को प्रिजर्व रखें, अपने लैंग्वेज को प्रिजर्व रखें। आर्टिकल 29 ठीक है ये बात कर रहा है कि जो भी माइनॉरिटीज हैं, कल्चरल माइनॉरिटीज हैं, वो अपनी आइडेंटिटी, लैंग्वेज और जो भी उनका कल्चर है उनको प्रिजर्व रख सकता है। ठीक है, फिर 30th आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या कह रहा है कि ये जो लोग हैं ना, अब माइनॉरिटीज अपने कल्चर, आइडेंटिटी और लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए ना अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स भी खोल सकते हैं, अपना कल्चर स्प्रेड करने के लिए, अपने बच्चों को अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में एजुकेशन दिलवाने के लिए अपने खुद के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स खोल सकते हैं। तो मतलब कितनी अच्छी बात है ना, मतलब कितनी गोल्डन बातें लिखी हुई है, लेकिन वो है कि प्रैक्टिस में और रिटन में बहुत फर्क है इंडिया में। देन फंडामेंटल ड्यूटीज का क्या कंसेप्ट है, अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अगर राइट्स दी है तो वो कुछ ड्यूटीज भी तो डिमांड करेगा ना, और ये सारी की सारी ड्यूटीज उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दी है कि उन्हें क्या ड्यूटीज चाहिए अपने सिटीजन से। आर्टिकल 51A है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि ये बात कह रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज
लोगों के मतलब लोगों से हासिल की जाएंगी। ठीक है, कोई स्पेसिफिक प्रोविजंस नहीं है इनके इन्फोर्समेंट के लिए। जैसे लिबर्टी के लिए तो है ना कि अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन्स जो हैं वो अपनी मतलब उनको लिबर्टी नहीं दी जा रही तो वो अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। लेकिन अगर कोई अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर रहा तो उनकी इन्फोर्समेंट के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजन मौजूद नहीं है। ठीक है, ये बात है। इसके बाद क्या है कि ड्यूटीज है जैसे कि सॉरी क्या लिखा हुआ है, इन्फोर्समेंट ऑफ द ड्यूटीज लाइक दैट ऑफ द लिबर्टी आर प्रेजेंट। हाँ, लिबर्टी की इन्फोर्समेंट की तरह यहाँ पर ड्यूटीज की इन्फोर्समेंट के लिए कोई भी प्रोविजन मौजूद नहीं है। देन हमारे पास क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, ड्यूटीज में क्या ऐड है, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन करनी है, कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी है, और कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी अहम इकदाम उठाने हैं वो उठाएं। ठीक है, ब्रदरहुड को प्रमोट करना है आपने। डिफेंस ऑफ द कंट्री भी आपका जो है वो एक तरह से क्या नाम है उसका, ड्यूटी है कि आपने मुल्क की हिफाजत करनी है। ठीक है, प्रमोशन ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टी, सॉरी प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टी, कि पब्लिक प्रॉपर्टी जो मौजूद है उसकी प्रोटेक्शन आपने करनी है। ठीक है, ड्यूटी है लोगों की, आप किसी की जाति जायदाद को या पब्लिक प्रॉपर्टी को जो है वो खराब नहीं करेंगे, ना उसको स्नैच करने की कोशिश करेंगे। फिर जो कंट्री का हेरिटेज है, इतना जो रिच हेरिटेज है, उसको रिस्पेक्ट भी देनी है और उसको वैल्यू भी देनी है। ठीक है, तो ये सब फंडामेंटल ड्यूटीज है। इसकी बात क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब इसमें क्या बात है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन कर रहा है कि कोई भी स्टेट के जो मिनिस्टर्स हैं और जो गवर्नर्स हैं वो अब मतलब इंडिया तो मतलब फेडरेशन है ना, इंडिया में बहुत सारी छोटी छोटी स्टेट्स मौजूद हैं, तकरीबन 70 के करीब स्टेट्स मौजूद हैं। अब उन स्टेट्स में सबकी अपनी अपनी गवर्नमेंट है, लेजिस्लेचर है। अब ये जो स्टेट डायरेक्टिव पॉलिसीज है ना, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि कौन सी मतलब जो स्टेट्स है ना वो किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगी अपने लेजिस्लेचर में लेजिस्लेशन करते हुए। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बता रही हैं। ठीक है, तो आप ये समझ लें कि जस्ट इंस्ट्रक्शंस हैं जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को दी गई है स्टेट्स के आपने इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना लॉ बनाते हुए। ठीक है, तो ये हर स्टेट स्ट्रिक्टली फॉलो करती है, हर स्टेट स्ट्रिक्टली फॉलो करती है इस चीज को। फिर उसके बाद क्या है, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ द स्टेट। इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, डेमोक्रेटिक स्टेट है, सोशल रिपब्लिक है। ये तो हमने देखा कि इसके प्रियम्बल में लिखा हुआ। अब सेकुलर का मतलब यू ऑल नो कि कोई स्टेट का रिलीजन नहीं होगा। जितने भी रिलीजन्स एक स्टेट में मौजूद हैं या उस सेकुलर स्टेट में मौजूद है उन सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, राइट एंड फ्रीडम प्रोवाइड की जाएगी रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन। मतलब उनको लिबर्टी भी प्रोवाइड की जाएगी क्योंकि वो इंडिया के इंडियन स्टेट के सिटीजन्स हैं, इंडियन स्टेट के नेशनल हैं, तो वो सब इंडियंस बराबर हैं चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं। फिर डेमोक्रेसी है, ये भी आपको पता है कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, सोवरेनिटी लाइज विद द पीपल। लोग एंजॉय कर रहे हैं इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। लोगों की गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट आ रही है, जो पावर में आ रही है, वो कौन लेकर आ रहे हैं, लोग लेकर आ रहे हैं, अपनी चॉइस के लोग लेकर आ रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट में हम वोट डालते हैं तो गवर्नमेंट बनती है, तो इंडिया में भी यही बात है। फिर क्या है, सोशलिस्ट स्टेट है। सोशलिज्म में क्या होता है, ऑलमोस्ट आप समझ लें कि सोशलिज्म में एक वेलफेयर स्टेट होती है। ठीक है, सोशलिज्म इंडिया का मेन फीचर है। इंडियन स्टेट जो है वो फोकस करती है जस्टिस को सिक्योर करने में इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल ग्राउंड्स। ठीक है, इन सब ग्राउंड्स पे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ में तमाम लोगों को जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, हर कोई इक्वली पार्टिसिपेट करेगा इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिक्स में और सोशल लाइफ में। ठीक है, किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी और किसी भी तरह के इंसानों को एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, किसी भी कास्ट, क्रीड, कल्चर से बिलोंग करता हो। ठीक है, स्टेट ने क्या किया है, एम्ड एट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज हैं उनकी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, वेल्थ की भी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो और इनकम की, बट इन पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक मीन्स। दिस इज अ सोशल स्टेट।
फाइन। तो ये इंडिया एक सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड सोशल स्टेट है। फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट आपने डिटेल में पढ़ी हुई है, आपको पता होगा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में क्या होता है, जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो सारे के सारे पार्लियामेंट से आते हैं, ठीक है। कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर सब पार्लियामेंट से आते हैं। और मतलब जो एग्जेक्टिव होते हैं और लेजिस्लेचर होता है उनका क्लोज कंसेंसस होता है, ठीक है, उनका अच्छा नेक्सस होता है एक दूसरे के साथ, तो क्लोज रिलेशन है। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है या कैबिनेट है वो लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल है, जवाब देगी लोकसभा को, जितनी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जितने भी लोग हैं। और गवर्नमेंट में वो सब लोग तब तक रहेंगे जब तक पार्लियामेंट उनकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड है, अदरवाइज वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा और ये सब इस तरह समेट के घर जाएंगे, ठीक है। तो ये बात है। और ये भी आपको पता है कि हुकूमत उसकी आती है उस पार्टी की आती है जिसकी अक्सरियत लोअर हाउस में मौजूद है। फिर क्या है, स्टेट इज अ फेडरेशन। व्हाट इज दिस? स्टेट इज अ फेडरेशन। तो आप सबको पता है कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में क्या होता है कि प्रोविंसेस की बाउंड्रीज बिल्कुल भी सेपरेट नहीं होती, सेंटर बहुत स्ट्रांग होता है और जब चाहे स्टेट्स को खत्म करके नई स्टेट्स बना सकता है, मर्ज कर सकता है या वो बिल्कुल ही खत्म कर सकता है, ठीक है। तो इंडिया एक फेडरेशन है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यूनिटरी बेस्ड पावर शेयरिंग है। स्टेट्स की बाउंड्रीज तो सेक्रेट हैं, लेकिन इंडिया में क्या है कि जो पावर शेयरिंग हुई है ना स्टेट्स और फेडरेशन के बीच में, वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट से थोड़ी सी मैच करती है। मतलब उस पावर शेयरिंग ने फेडरेशन को पावर ज्यादा दे दी है एज कम्पेयर टू स्टेट्स। और आप सब जानते हो कि इंडिया जो है, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो बहुत सारी स्टेट की यूनियन से मिलकर बना है, ठीक है। मतलब काफी सारी स्टेट्स ने एक यूनियन बनाई तो इंडिया बन गया। फिर इंडिया इज अ फेडरेशन बट इट इज नॉट मेंशन इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है तो फेडरेशन, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इस बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा कि वो क्या फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होगी। फिर जी एक फीचर जो है इंडिया का, जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट है। अक्सर में भी है, यूएसए में भी है, यूके में नहीं है, ठीक है। और आप जानते हो फ्रांस में जुडिशियल रिव्यू मतलब जुडिशरी नहीं करती, कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल करती है, तो जुडिशरी इतनी पावरफुल नहीं है। तो इधर भी जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट है। जुडिशरी जो है इंडिया की वो इंडिपेंडेंट है हर तरह के प्रेशर से, एग्जीक्यूटिव की तरफ से या लेजिस्लेचर की तरफ से आने वाले, ठीक है। वेरियस प्रोविजंस आर प्रेजेंट टू प्रोटेक्ट द इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशरी। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ ऐसे प्रोविजंस डाले हैं बीच में जो कि इस चीज को इंश्योर करती है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगी, लेकिन अभी प्रैक्टिस में ये है कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, उसकी थोड़ी सी इंक्लिनेशन है ये क्या है, वो जो अखंड भारत वाली थ्योरी है उसकी तरफ, तो वो हुकूमत को खुश करने के लिए फैसला दे रही होती है। फिर क्या है, जुडिशरी गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और फंक्शन परफॉर्म करते हैं जुडिशियल रिव्यू का। जुडिशियल रिव्यू का मकसद आप सबको पता है कि नल एंड वॉइड कर सकते हैं किसी भी लॉ को जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेचर से आ रहा है, ठीक है, और जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। फिर क्या है, सुप्रीम कोर्ट does this for the law made by Central Assembly। अब जो लोकसभा है ना वो कोई भी कानून बनाती है उससे, तो उससे सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड करता है या जुडिशियल रिव्यू दे सकता है उस पर, ठीक है। और जो हाई मतलब स्टेट कोर्ट्स है ना, या स्टेट के जो हाई कोर्ट्स हैं, वो स्टेट के लेजिस्लेचर के बनाए हुए कानूनों को जुडिशियल रिव्यू देते हैं। तो ये जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट था। फिर नेशनल लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। नेशनल लैंग्वेज क्या है इंडिया की? हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट, ठीक है। लेकिन जैसे आपको पता है कि स्टेट में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है लैंग्वेजेस की, कल्चर्स की, तो कोई भी प्रोविंस जो है वो अपनी लोकल लैंग्वेज को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन उनको इजाजत देता है, ठीक है। फिर सिंगल सिटीजनशिप है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगल सिटीजनशिप? ये आप सबको पता है कि डुअल सिटीजनशिप में हमारा दो सिटीजनशिप होती है, एक स्टेट की होती है और एक सेंटर की होती है। जैसे हम पाकिस्तान में एक एनआईसी कार्ड भी बनवाते हैं, फिर दूसरा जो है हमारा डोमिसाइल बनता है, ठीक है। लेकिन इंडिया हालांकि फेडरेशन है लेकिन वो डुअल सिटीजनशिप नहीं देता। जो भी लोग है ना
इंडिया में रहने वाले वो सब इंडियंस हैं, कोई भी हैदराबादी या मिजोरामी या ऐसा कोई भी नहीं, ठीक है, वो सब के सब इंडियन नेशनल हैं। सिटीजन्स जो हैं वो जो सिटीजनशिप रखते हैं वो कंट्री की रखते हैं, स्टेट्स की नहीं रखते। आर्टिकल 5 to 11 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो सिटीजनशिप से डील करता है। सिंगल सिटीजनशिप देने में क्या फायदा है, क्यों दिया? तो ये नेशनल इंटीग्रिटी को प्रमोट करता है। लोग जो है अपनी नेशन, अपनी कंट्री से ज्यादा जो है वो लॉयल हो जाते हैं एज कम्पेयर टू अपने स्टेट से। फिर इक्वल राइट्स को एंजॉय करते हैं, उसकी मतलब इक्वल राइट्स की एंजॉयमेंट को इंश्योर करते हैं थ्रू आउट द कंट्री, वो किसी भी पार्ट में हो कंट्री के, लेकिन उनको इक्वल राइट्स मिलेंगे। तो ये सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिंग फीचर्स थे, ये हो गए। इसके वाले से कोई सवाल है तो आप ये मेरे से पूछ सकते हैं।